तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2025 एग्जाम साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। जल्दी बताइए कि प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है। ए ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, बी ऑप्शन है सीधी रेखा में, सी ऑप्शन है किसी भी दिशा में, डी ऑप्शन है चारों दिशा में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्रकाश की किरण गमन करती है। तो प्रकाश की जो किरण गमन करती है ना, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। जल्दी बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है वास्तविक, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है काल्पनिक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जल्दी बताइए कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। ए ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, बी ऑप्शन है डायोप्टर, सी ऑप्शन है ओम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है ना, वो डायोप्टर होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बारी आता है, बस यहाँ पे 2 के जगह 4 दे देगा, 5 दे देगा। तो आपको बताना है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगा। आपको बताना है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो इससे बनाने के लिए आपको ये फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि क्षमता को हम काची से प्रदर्शित करते हैं, तो क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। और क्षमता बराबर क्या होता है भाई, तो वो होता है 100 बटे में F फोकस दूरी। तो यहाँ से अगर हम फोकसांतर को निकालेंगे, F को निकालेंगे, तो ये जो हमारा P है वो चला जाएगा F के पास, और जो हमारा F है वो चला जाएगा P के पास। तो ऊपर भाई 100 का 100 ही रहेगा और नीचे हमारा P आ जाएगा। और देखिए ऊपर 100 का 100, अब P का दिया है भाई, तो P हमारा क्षमता दिया है। क्वेश्चन में क्षमता कितना दिया है, तो 2 डायोप्टर। तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। तो देखिए ये कट जाएगा भाई, 2 से 100 कितने बार में, 50 बार में। कितना बार में, 50 बार में। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रकाश की किरणें के समूह को हम कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है परिकिरण, बी ऑप्शन है परावर्तन, सी ऑप्शन है किरण कुंज, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्रकाश की किरणें के समूह को हम क्या बोलते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण कुंज बोलते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। जल्दी बताइए कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है भाई। ए ऑप्शन है ऋणात्मक, बी ऑप्शन है धनात्मक, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जल्दी बताइए कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है उत्तल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना, इसमें भाई वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको याद कर रख लेना है कि आवर्धक लेंस का उपयोग होता है। किसका, आवर्धक लेंस का। तो जो हमारा वो ऑप्शन में नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन जो आपको याद रख लेना है किस लेंस का, आवर्धक लेंस का। तो हमारा जो आवर्धक लेंस वाला ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है।
जल्दी बताइए कि काल्पनिक प्रतिबिंब भाई कैसा होता है। ए ऑप्शन है उल्टा, बी ऑप्शन है सीधा, सी ऑप्शन है उल्टा और सीधा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है ना वो भाई सीधा होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। जल्दी बताइए कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। ए ऑप्शन है समतल, बी ऑप्शन है अवतल, सी ऑप्शन है उत्तल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो जो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ना वो होता है भाई अवतल। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है और समतल, बी ऑप्शन है अवतल और सी ऑप्शन है उत्तल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में आपको याद रख लेना है कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। जल्दी बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। जल्दी बताइए कि इनमें कौन दर्पण का सूत्र है। तो जो इनमें दर्पण का सूत्र होता है, क्या होता है भाई दर्पण का सूत्र, वो होता है भाई वेग बटा में u प्लस 1 बटा में v और बराबर क्या होता है 1 और बटे में f। ये जो होता है हमारा प्रॉपर दर्पण का सूत्र होता है। तो देखिए कोई ऑप्शन में दिया गया है क्या, मेरे साथ ख्याल से नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर f रहता ना तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। लेकिन आपको याद करके जाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है। जल्दी बताइए कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कैसा होता है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है बराबर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होता है तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। जल्दी बताइए कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता कैसी होती है। ए ऑप्शन है कम, बी ऑप्शन है अधिक, सी ऑप्शन है बराबर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है तो जो मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है ना वो भाई अधिक होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। जल्दी बताइए कि जे एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी भाई है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो मैं आपसे बता दूं कि फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो इसे 10 में हम 2 से भाग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। तो जो हमारा 20 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा भैया। फोकस दूरी की दुगनी होती है वक्रता त्रिज्या। तो भैया हमारा फोकस दूरी 10 है तो उसका दुगना कितना हुआ 20। अगर आपसे सवाल में 20 दे दिया होता कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या निकालने का बोलता तो आपका जवाब होता 40 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जल्दी बताइए कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अपवर्तन कोण, बी ऑप्शन है निर्गत कोण, सी ऑप्शन है परावर्तन कोण, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जल्दी बताइए कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है बाइफोकल लेंस के द्वारा, सी ऑप्शन है समतल लेंस के द्वारा, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस के द्वारा, डी ऑप्शन है अवतल लेंस के द्वारा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो जो हमारा अवतल लेंस होता है ना इसके द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है।
जल्दी बताइए। जो लेंस होता है उसमें मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। वही आपसे अगर दर्पण में बोल दे कि मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, दर्पण में 1 होती है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है? एक उत्तल लेंस होता है, जल्दी बताइए। पहले तो हम एक उत्तल लेंस को बनाते हैं। ऐसा होता है भाई उत्तल लेंस। कैसा होता है? ऐसा उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है यहाँ पे देखिए। तो ए ऑप्शन है सभी जगह से समान मोटा, बी ऑप्शन है बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, डी ऑप्शन सी ऑप्शन है किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 को, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। तो देखिए यहाँ भैया किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा है, उसी को तो हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। इसी के साथ आज की वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सीधा क्लास को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। धन्यवाद।